नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अब कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज, कहा एडीसी ने। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, पत्नी की सूझबूझ से बची जान। आंगनबाड़ी में एक्सपायरी डेट का राशन बना कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द। एनएसएस के कैंप में 10 जिलों के स्वयं सेवकों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी शहर को कूड़े कचरे व गंदगी के कारण सड़ने से बचाने के लिए अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। एडीसी हर्षित कुमार ने डेयरी, होटल व रेस्टोरेंट संचालकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। खुले में कूड़ा डालने पर भारी भरकम जुर्माने और खुले में कूड़ा जलाने पर जेल या एफआईआर दर्ज करने तक के आदेश जारी किए गए हैं। नियमों की उल्लंघन न करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। एडीसी हर्षित कुमार ने बताया कि भिवानी शहर में 3 लाख के करीब आबादी है, जहां पर हर रोज 150 टन कचरे का उठान किया जाता है, जिसके लिए हर घर व दुकान से लोगों व दुकानदारों की सुविधा अनुसार टिप्पर लगाकर कूड़ा उठाया जाता है। पर शहर में 40 के करीब ऐसे परंपरागत जगह लोगों ने बनाई है जहां कूड़ा डाला जाता है। ये लोग कूड़ा उठान की सुविधा होने का न लाभ उठाते और न इसको लेकर अपनी समस्या बताते हैं। एडीसी ने बताया कि अब कूड़ा खुले में फेंकने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं खुले में कूड़े को जलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भैंसों की डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। वो करीब 150 टन के करीब रहता है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास भिवानी एक ऐसा शहर है जहाँ पर डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने की व्यवस्था है वो है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 100% डोर टू डोर कलेक्शन कि 100% हाउस जो है हमारी भिवानी में उनके पास टिप्पर आएगा, जिसके अंदर 2 कंपार्टमेंट होंगे, एक गीले कूड़े का, एक सूखे कूड़े का, ताकि वो सेग्रीगेटेड रहे। परंतु ये 100% कवरेज होते हुए भी, इतने सारे टिप्पर होते हुए भी हमें ये नोटिस में आ रहा है कि कई जगह कूड़ा खुले में पड़ा होता है। कई लोग हैं जो या तो लेट हो रहे होते हैं या आदत है कि उनके जो कूड़े की जगहें हैं उन्होंने वो निर्धारित कर रखी हैं कि हम यही डालेंगे। कई बार होता है कि दोनों जो भी घर में काम करने वाले हैं वो समय से पहले ही पूर्व निकल जाते हैं। तो हम भी ये बातें सारी समझते हैं कि कैसे किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं हम उनकी हेल्प करें। जैसे कि मार्केट्स बंद होती हैं रात को, तो ज़्यादातर कूड़ा शायद वहाँ रात को डलता है। तो हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम जो डोर टू डोर की गाड़ी है वो रात को मार्केट का चक्कर अलग से डालेगी। फिर हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कोई इलाका है जहाँ पर कोई ज़्यादा वर्किंग क्लास ज़्यादा है कि जल्दी निकल जाते हैं, तो हम उसके हिसाब से भी तैयार कर रहे हैं कि हम समय से निकल जाएं। तब भी हमारे अराउंड 40 शहर में गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं कि जो ट्रेडिशनली ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं, तो उनको हमें बंद करने की सख्त ज़रूरत है। और इसी के लिए हम भी अपनी पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और मेरी आप सभी से भी यही सभी भिवानी के लोगों से यही अपील रहेगी कि खुले में कूड़ा ना डालें। आपके पास हम इंश्योर कर रहे हैं कि 100% डोर टू डोर कवरेज हो। अगर आपको कोई भी शिकायत है टिप्पर से कि आपके घर पे कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, तो आप हमें बताइए, हम आपके पास कूड़े की गाड़ी भिजवाएंगे। और अगर वो नहीं आती है तो हम उसको फ़ाइन भी करते हैं, बहुत हैवी फ़ाइन करते हैं। तो उस पर भी हम एक चेकिंग अभियान चला के उसको जब्त भी करेंगे और जहाँ मिलेगा उसे बैन भी करेंगे। फिर एक जो मोटा ज़्यादा कूड़ा आता है वो आता है हमारा सब्जी मंडी से। उसके बाहर आपने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कूड़ा रहता है। तो जो हमारे कंसेशनर हैं, जो एजेंसी है, उनका मैंने उनको वो करा है कि आप साथ में बैठिए, आप अपने में कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि आपका कूड़ा ये कंपनी उठा ले और वो साफ रहे एरिया। इसके बाद और एक बहुत बड़ी इशू हमें आता है जो शहर में हमारे कई जगह लोगों ने डेयरी चला रखी है। अब वो क्या होता है कि डेयरी का जो उसमें से गोबर वगैरह निकलता है वो ड्रेन में डाल दिया जाता है, जिससे सारी ड्रेन्स भी चोक हो जाती हैं और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत परेशानी होती है और सफाई व्यवस्था भी बिगड़ती है।
तो उसको भी हम बहुत स्ट्रिक्टली लेंगे अब, क्योंकि हमारी जो स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम है वो भी वहीं से आती है। आप देख रहे होंगे धुंध भी कितनी ज़्यादा है, एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस ये डेयरी पर भी करेंगे। सजग भारत भवन निर्माण मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रमेश चोपड़ा पर विद्यानगर में जानलेवा हमला होने की खबर आई है। एक अज्ञात बदमाश ने घर में घुसकर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी गर्भवती पत्नी सीमा ने हिम्मत दिखाई और अज्ञात हमलावर की गोली दीवार में जा लगी। देर रात की इस घटना की पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश कर रही है। हमलावर के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमलावर मौके से फरार हो गया। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रमेश चोपड़ा ने बताया कि रात को करीब 9 बजे वह बाहर से घर में दाखिल हुआ तो कुछ देर बाद एक शख्स ने उसके कमरे में आकर उस पर पिस्तौल तान दी, तो उसकी पत्नी ने उसका पीछे से हाथ पकड़ लिया और जिसके बाद गोली दीवार से जा लगी। बाद में उसने भी उसको दबोच लिया, लेकिन हमलावर अपने आप को छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। हमलावर का पिस्तौल भी वहीं पर गिर गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। 8:35 या 40 के आसपास में आया था, तो मैंने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी, कपड़े वपड़े चेंज करके ना बैठने लगे, बालक मटर खाने लगे थे, मैं भी खाने लग गया। उनके छिलके डालने के लिए मेरी माँ बाहर आई थी, गेट खोला था, मेरी माँ छिलके डाल के आई है और वो अंदर आ गया। अंदर आते उसने सीधी 3 फुट के दायरे पे थी, उन्हें सीधी बंदूक तान दी। वो मारने में दबाने वाला ही था, वो मैंने हाथ पकड़ी ऊँची कर ली और वो गोली मेरे ना लग करके ना हमारी सीना झपटी में वो दीवार में लगी गोली। पहले इस दीवार में लगी, फिर दूसरी दीवार में गोली लगी है, दोनों जगह निशान होल के बने हुए हैं। तो ये मामला था। उससे पहले भी आधा घंटा पहले भी वो आया है घर पे पूछने के लिए। ये मकान मैंने किराए पे चाहिए ऊपर का, भाई हमारा ऊपर का किराए पे नहीं है। पहले आया हो, आधा घंटा पहले आया मेरे से भी। उसके बाद फिर मेरे आने के बाद में फिर दोबारा आया है तो उसने गेट बंद था, वो पूरी ताक में था गेट कब खुले मैं कब अंदर बढ़ूँ या किस तरीके से और तरीका अपनावर कुछ न कुछ। मेरी माँ इत्तेफाक से वो कचरा डालने आ गई और वो मेरी माँ के पीछे मेरी माँ से पहले अंदर घुस के अंदर जाते ही वारदात को अंजाम दिया। लेकिन वो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे सांस थे, इसलिए मैंने ख्वाब आ गया, उसका रिवाल्वर ऊंचा कर दिया और वो हमारे चिना चट्टी में गोली दीवार में लगी और मेरी जान बच गई जी। मैं जैसे उठी ना सब्जी काट रख के आती हूँ किचन में, तो एक बंदा रहता है, मैं जी क्या काम है बताओ। जैसे ना मैं यहाँ तक खड़ी हुई तो उसने एकदम से गन निकालते मैंने उसका हाथ पकड़ लिया यहाँ से। फिर एकदम से हस्बैंड उठ गए, उन्होंने भी जैसे उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उन्होंने जैसे वो जो होती है ना गन के जहाँ से गोली निकलती है वो पकड़ ली। फिर जैसे उन्होंने एकदम से वो दबा दी गोली, फिर एकदम ना यहाँ लगी, पता नहीं कहाँ लगी, उस टाइम कुछ नहीं था वो। फिर जैसे हमारी कई देर जैसे हाथापाई होती रही है, वो जैसे रिवाल्वर में दोबारा वो डाल रहा था गोली और फिर जैसे ना हमने डालने नहीं दी, जैसे वो एकदम से छीना चिपटी में मैंने गन छीन ली। फिर जैसे उसका ना पकड़ रहे थे ना तो एकदम से छुड़ा के भाग गया वो। नहीं, वो बस यूँ बता रहे थे कि आधे घंटे पहले आया था, जो माँ जी है ना उनको यूँ कह रहा था कि हम रेंट पे मकान चाहिए। फिर उस टाइम पे हमने फेस नहीं देखा था उसका। लगभग 9 बजे हमें सूचना मिली थी कि विद्यानगर में मकान में किसी बंदे पे फायरिंग हुआ है। तो उस सूचना पर मौके पे आए तो यहाँ रमेश चोपड़ा जी हैं जिनके ऊपर फायर का अटैम्प्ट हुआ है, मिस फायर हो गया और जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गया। उसमें हमने FIR दर्ज कर लिया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाएंगे। टाइम जैसे कि यहाँ इनका आपस में कुछ संघर्ष भी हुआ है तो मौके पे असला गिर गया था और जो खाली कारतूस वगैरह उसको कब्जा पुलिस ने ले लिया है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन में भेजेंगे। अभी CCTV हम लगातार हमारी कई टीमें इस पर काम कर रही हैं और हम भी देख रहे हैं। तो कुछ सस्पेक्टेड हमें कल से मिला है और उसमें प्रोग्रेस जारी है। जल्द अभी इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ठीक है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति चौधरी के सचिव, उपायुक्त और जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी से संबंधित समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में 1500 और 750 रुपए लागू करने की घोषणा की गई थी, जो अभी तक लागू नहीं हुई है। वहीं आंगनबाड़ी में आने वाला राशन प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं पहुंचता है और राशन को दूर दराज के क्षेत्र में ही उतार दिया जाता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन प्रधान राजबाला नैन ने कहा कि आंगनवाड़ी में आने वाला राशन पहले ही 1-1.5 महीने एक्सपायरी डेट का होता है, जिसे वर्करों को निपटाने में बहुत समस्या आती है। आंगनवाड़ी में आने वाला राशन प्रत्येक आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंचता और उसे दूर दराज उतार दिया जाता है। राशन मेन्यू के अनुसार दिया जाए। 2 साल से वर्करों को वर्दी, स्टेशनरी का सामान व रजिस्टर का विभाग द्वारा खर्च नहीं दिया जाता है।
वर्करों द्वारा गर्भवती के फॉर्म भरने के 200 विभाग द्वारा दिए जाने थे, लेकिन 2 साल से कोई भी पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। लाभार्थियों का राशन बनाने के लिए ईंधन का पैसा बढ़ाया जाए और स्वयं सहायता समूह को आंगनवाड़ी में दोबारा से लगाया जाए। वहीं उन्होंने मांग की कि वर्कर से सुपरवाइजर और हेल्पर से वर्कर की पदोन्नति की जाए। हम एक तो बढ़े हुए किराए के बारे में विभाग को कुछ सचेत करवा रहे हैं कि मतलब जो 2024 से एरियर डाल रहे हैं वो, और कई केंद्र शिफ्ट भी हो चुके हैं, तो पिछला अगस्त तक का विभाग अदा कर चुका है और उसका एरियर देने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी यूनियन ने ये फैसला लिया है कि 2024 अगस्त तक का विभाग दे चुका है, तो हम एरियर नहीं दिलवाना चाहते मकान मालिक को, क्योंकि इसका वर्कर को परेशानी होगी। काफ़ी वर्कर तो मकान केंद्र शिफ्ट कर चुकी हैं और जगह को देखते हुए भी एक कमरे का भी विभाग 4000 दे रहा है, 2 का भी 4 दे रहा है, तो इससे हमारी वर्कर को आगे केंद्र लेने में दिक्कत होगी। तो हम आज विभाग को सचेत करवाने, जागरूक करने आए हैं। और दूसरी हमारी कुछ लोकल मांगे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में 2018 में 1500 और 750 की घोषणा की थी, कई स्टेट दे भी रही हैं और एक हरियाणा राज्य ऐसा है जो 1500 और 750 को हमारा अभी तक 2018 से लागू नहीं किया है। आज आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से पीओ महोदय और एडीसी साहब और श्रुति को भी मिलने का कार्यक्रम है, ताकि जो समस्याएं हैं, एक तो लोकल लेवल पे इनके जो बढ़े हुए किराए हैं सेंटर के, वो विभाग से अप्रूव हुए हैं 1500 से 4000 रुपये, लेकिन वो विभाग कह रहा है कि मालिक के खाते में डाले जाएं पैसे, तो जबकि ये अगस्त तक का किराया दे चुके हैं पहले ही, और वो अगर एरियर उसके खाते में डालेंगे तो एक तो वो खाता खुलवाने में ही सकते हैं, उनको पैन कोड की कॉपी, आधार कार्ड नंबर देना पड़ता है और एफिडेविट देना पड़ता है, वो नहीं देना चाहती। कुछ उन्हें अपनी असेसमेंट पहले करवा रखी है, उनको छोड़ के बड़ी दिक्कत है, तो उनके खाते में न जमा करवा के उनके जो भी पैसे हैं, एरियर ज़रूरी नहीं है, एरियर विभाग का बच भी जाएगा, अगस्त तक के पैसे दे रखे हैं, और इससे आगे वाले जो पैसे पहले जो वर्कर को देते थे वैसे दिए जाने का मांग पत्र इनका है, ताकि ये भी उलझन में ना रहे और विभाग भी उलझन में ना रहे। एक तो ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि इनका जो राशन आता है वो राशन एक्सपायरी हो जाता है और ज़्यादा संख्या में राशन आता है, जब वो बांटते हैं समय कम मिलता है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ में एनएसएस के राज्य स्तरीय शिविर में अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार और जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर पहुंची। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसएस जिला कोऑर्डिनेटर आनंद कुमार ने। शिविर में 10 जिलों से 200 स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि प्रत्येक छात्र को अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही हमारे लिए सफलता का मार्ग प्रदर्शित करता है। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को एनएसएस जैसे शिविरों से जुड़ना चाहिए, ताकि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें कठिनाइयां महसूस न हो। स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि छात्र छात्राओं का जीवन सैनिकों की भांति अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि अनुशासन में रहकर ही विद्यार्थी सफलता हासिल कर सकता है। वे स्वयं भी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें व नशे से दूर रहते हुए अपने परिजनों व आस पड़ोस को भी इस बारे में जागरूक करें, ताकि एक सभ्य समाज की संरचना की जा सके। एडीसी ने विद्यार्थियों को बताया कि नशा एक सामाजिक बुराई है, जिसे खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि युवा शक्ति में बदलाव की क्षमता होती है तथा इस प्रकार के शिविर विद्यार्थी वर्ग को जागरूक कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ समाज हित के कार्यों से जोड़ना है। एसएस कैंप का आयोजन 9 डिस्ट्रिक्ट से करीब 200 बच्चे आए हैं, जिसमें 100 बॉयज़ हैं, 100 गर्ल्स हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट से, सारे हरियाणा से हमारे यहाँ पर आज बच्चे आए हैं एनएसएस के कैंप में पार्ट लेने, जो कि 7 डेज तक चलेगा, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी यूथ रिलेटेड। जो हरियाणा सरकार के 5 प्रण हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, प्लास्टिक यूसेज है, प्लांटेशन है, उस पर वो काम करेंगे। नशा मुक्ति है, उस पर वो काम करेंगे, और यहाँ पर उनकी सेफ स्टे के लिए सेफ बच्चे रहेंगे और सीखेंगे। और जो हमारा यूथ है, जो एनएसएस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसको हम बढ़ावा देंगे, उनका नेतृत्व सिखाएंगे उनको। आज हमारे इस गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल लोहड़ में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगा है स्टेट लेवल का, जिसमें हमारे 9-10 डिस्ट्रिक्ट भाग ले रहे हैं।
लगभग कितने 200 के करीब बच्चे हैं वॉलेंटियर्स, और ये 7 दिन यहाँ रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटी करेंगे स्वच्छता के ऊपर और नशा मुक्ति के ऊपर, और जो है प्लास्टिक को ख़त्म करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ ये करेंगे बच्चे। और यहाँ पे नेतृत्व का को सीखेंगे, इनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी डेवलप होगी। और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं श्री आनंद शर्मा जी का अथक प्रयास, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस के, उनके प्रयास से, और हमारे जो हैं पवन जी हैं हमारे राजेश जी हैं प्रिंसिपल, इन सब को मिला जुला जो है मिलकर इन्होंने काम किया टीम वर्क की तरह। और यही भावना हम इन बच्चों में डालना चाहेंगे कि किस तरह से हम एक टीम के साथ काम कर सकते हैं। और अब चलते चलते हरियाणा के निकाय चुनाव के शेड्यूल में फिर से बदलाव कर दिया गया है। पहले यह चुनाव फरवरी में होने वाले थे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह चुनाव मार्च में कराए जाएंगे। प्रदेश में 34 निकायों में चुनाव होंगे, लेकिन चुनावों में देरी की मुख्य वजह नगर निगमों की मतदाता लिस्ट को अंतिम रूप न दिया जाना बता रहा है। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने तक नगर निकाय चुनाव को टाला जा सकता है। फिलहाल अब तक निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताया गया है कि 8 फरवरी के बाद नगर निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त हरियाणा ने कहा है कि चुनाव के शेड्यूल से लेकर नतीजों तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया में करीबन 25 दिन का समय लग जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अलग अलग दलों के पार्टी कैडर की एक बड़ी संख्या 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में व्यस्त रहेगी, इसीलिए 8 फरवरी के बाद ही निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। निकाय चुनाव एक चरण में संपन्न करवाए जाएंगे, इसे लेकर सरकार पहले ही मंथन कर चुकी है। एक केस की सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भरोसा दिलवाया था कि जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले सप्ताह में निकाय चुनाव हो जाएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राज्य में 20 जनवरी को 26 निकायों की वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ करनाल नगर निगम की वोटर लिस्ट का काम 28 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा में 34 निकायों में चुनाव होंगे, जिनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिकाएं शामिल हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। अब कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज, कहा एडीसी ने। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, पत्नी की सूझबूझ से बची जान। आंगनबाड़ी में एक्सपायरी डेट का राशन बना कार्यकर्ताओं के लिए सिरदर्द। एनएसएस के कैंप में 10 जिलों के स्वयं सेवकों ने लिया भाग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हंच।